जिसे घर ने ठुकरा दिया उसने पूरे समाज को सिखा दिया। बूढ़े बोझ नहीं होते, वो नींव होते हैं। एक बाप जिसने पूरी जिंदगी बेटों के लिए जी, अब वही बेटे उसे बोझ समझ बैठे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सबने मुंह मोड़ लिया तब बस एक छोटी सी पोती ने कहा, दादाजी आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जब घर वालों ने निकाल दिया, दादाजी ने खुद ही एक स्कूल खोल दिया। पिपरौलिया गांव एक समय था जब हर गली में कोई ना कोई चाचा बैठा गप्पे लड़ाता था और हर घर की दीवारों पर बुजुर्गों की परछाई होती थी। पर वक्त बदला है, अब घर तो हैं पर परछाइयां नहीं, और इन्हीं दीवारों के बीच बैठा है मास्टर दीननाथ। विमला, तेरे बिना अब हर सुबह सजा जैसी लगती है। कोई बात करने वाला नहीं। पूजा स्कूल गई है, अमित ऑफिस, नीरा रसोई में है, पर बात तक नहीं करती। शायद अब मैं घर का हिस्सा नहीं रहा। बाबूजी, नाश्ता टेबल पर है, ठंडा होने से पहले खा लो। ठीक है बहू। वे धीरे धीरे रसोई तक जाते हैं, पर कोई उन्हें बैठाने या पूछने नहीं आता। वे अकेले बैठकर सूखी 2 रोटियां खाते हैं। एक सब्जी की कटोरी सामने है। कमरे में टीवी चल रहा है, लेकिन दीननाथ की आंखें टीवी से ज्यादा दीवारों को देखती हैं। दिन भर डायरी, चाय और विमला विमला, अब सहन नहीं होता। दरवाजा खुलता है और 8 साल की प्यारी सी बच्ची पूजा आती है। दादाजी, मैं आ गई। आज स्कूल में कहानी सुनाई गई, ईमानदारी की जीत, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा, मैं भी तो स्कूल में यही सिखाता था, पर अब कौन सुनेगा? मैं सुनती हूँ ना। चलिए आज आप मुझे कोई नई कहानी सुनाइए। दीननाथ उसे गोदी में बिठाते हैं और कहानी शुरू करते हैं। उनकी मुस्कुराहट और पूजा की चहकती हंसी से घर में थोड़ी गर्मी लौटती है। अमित ऑफिस से थका हारा आता है, बैग रखता है। तुम्हारे पापा को वृद्धाश्रम भेजने का फैसला कब लोगे? कब तक ये सब चलेगा? क्या मतलब? ये कोई खिलौना है जो जब चाहो रख दो और जब चाहो फेंक दो? तो क्या मैं नौकरी, पूजा की पढ़ाई और उनका ड्रामा सब अकेले संभालूं? मैं कुछ सोचूंगा, पर पापा को ऐसे भेजना मुझे ठीक नहीं लगता। तुम हमेशा भावुक हो जाते हो। सोचो, ये हमारे भविष्य का सवाल है। दोपहर दीननाथ बाहर आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। तभी हरिया आता है। ओ मास्टर जी, जिंदा हो? अभी तक तो सांस चल रही है। तू भी वही टेढ़ी कमर ली घूमता है? कमर क्या झुकेगी? बेटे ही ऐसे हो गए हैं कि अब कंधे ही नहीं टिकते। तूने भी वही हाल झेला। अरे भाई, हम बुजुर्ग अब सलाह देने लायक भी नहीं रहे। सबको लगता है हम फालतू हैं, बोझ हैं। दोनों कुछ देर चुप बैठते हैं, फिर धीरे धीरे आंखें नम हो जाती हैं। चल आज फिर से शतरंज खेलते हैं, जैसे जवानी में खेलते थे। दीननाथ और पूजा आंगन में चारपाई पर लेटे हैं। आसमान में तारे हैं। दादाजी, एक बात पूछूं? पूछो बेटिया। आप हमेशा इतने चुप क्यों रहते हैं? दादी नहीं है इसलिए? दादी तो नहीं है, पर तुम तो हो। लेकिन अब सबके पास वक्त कहाँ है सुनने का? मैं तो सुनती हूँ। कल टीचर ने कहा थी, बूढ़े लोग कहानियों का खजाना होते हैं। दीननाथ की आंखें भर आती हैं, पर वो मुस्कुरा देते हैं। शायद तुम्हारी टीचर ही सबसे समझदार है। अगली सुबह नीरा मोबाइल पर फोन करती है। हाँ, नमस्ते। वृद्धाश्रम में बात कर रही हूँ क्या? एक बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ, अकेलेपन का शिकार हैं। आप जगह देख सकते हैं क्या? दूसरी तरफ से जवाब आता है। नीरा ठीक है कहती है और फोन काटती है। अब और नहीं सह सकती। रोज वही चाय, वही कहानी, वही रोना। अब ये आखिरी फैसला होगा। अमित घर के बाहर पा बैठा है। बचपन की पुरानी तस्वीरें देख रहा है। फ्लैशबैक। दीननाथ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने ले जाते हैं। उनके लिए नए जूते लाते हैं।
अमित की नौकरी लगने पर मिठाई बांटते हैं। अमित की आंखें भर आती हैं। पापा, आप हमेशा हमारी परवाह करते रहे, अब हम आपको बोझ समझने लगे हैं। ये कैसा इंसाफ है? वो पापा के पास जाता है, लेकिन नीरा उससे रोक देती है। अब कोई भावुकता नहीं अमित, हमने बात कर ली है और अगले हफ्ते उन्हें भेज देंगे। ठीक है। पूजा गलती से सुन लेती है कि दादाजी को वृद्धाश्रम भेजा जाएगा। नहीं, मम्मी पापा दादाजी को क्यों भेज रहे हैं? वो तो अच्छे हैं, वो मेरी कहानियाँ सुनते हैं। वो दीननाथ से लिपट जाती है। दादाजी, आप नहीं जाओगे ना? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। बेटी, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। शायद ये नया ठिकाना मेरी उम्र के लिए बेहतर हो। अगली सुबह एक टैक्सी दरवाजे के पास खड़ी है। दीननाथ अपना छोटा सा बक्सा उठाते हैं। पूजा उदास बैठी है। पापा, आपको ये सब... चुप रहो बेटा, मैं समझता हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं। पूजा दौड़कर दादाजी को गले लगाती है। दादाजी, मुझे खत लिखते रहना। हर हफ्ते एक खत आएगा, बस तुम पढ़ सको इतनी बड़ी बन जाना। घर छोड़ते हुए जिस बुजुर्ग की आंखों में आंसू न हो, समझ लीजिए वो पूरी उम्र आंसू पीता रहा है। वृद्धाश्रम, शांत माहौल, एक बड़ा आंगन, कुछ बुजुर्ग चुपचाप बैठे हैं। दीननाथ गेट से प्रवेश करते हैं। नमस्कार दीननाथ जी, आप यहाँ हमारे परिवार का हिस्सा हैं। यह आपकी कोठरी है। एक और नई शुरुआत, बिना घर के लेकिन जिंदा दिल के साथ। दूसरे दिन दीननाथ वृद्धाश्रम के आंगन में अकेले बैठे हैं। तभी पास के एक बुजुर्ग शंभू आते हैं। नए आए हो? बहुत शांत लगते हो। शांत हूं, पर टूटा नहीं हूं। यहाँ सब किसी न किसी से टूटा है। कोई बेटे से, कोई बहू से, कोई किस्मत से। धीरे धीरे अन्य बुजुर्ग भी उनके पास आ जाते हैं। तुम मास्टर रह चुके हो? जी हाँ, 30 साल बच्चों को पढ़ाया, अब खुद को पढ़ रहा हूं। अगले दिन वृद्धाश्रम के पास एक झुग्गी बस्ती के कुछ बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। दीननाथ बच्चों को देखते हैं। कुछ देर बाद पास बुलाते हैं। तुम लोग स्कूल जाते हो? नहीं दादाजी, हमारे पास फीस नहीं है। माँ कहती है पढ़ाई अमीरों की चीज है। दीननाथ की आंखें चमक उठती हैं। तो अब पढ़ाई यही होगी, इस बरामदे में। जो भी सीखना चाहे आए। अगले दिन वही बच्चे कॉपी पेंसिल लेकर आ जाते हैं। दीननाथ चौक से जमीन पर अक्षर लिखाते हैं, जिसे अपने ही घर में अनदेखा किया गया। उसने अजनबियों के जीवन में उजाला भरना शुरू कर दिया। अब वृद्धाश्रम का दृश्य बदल चुका है। बुजुर्ग खुश हैं, बच्चे पढ़ते हैं। दीननाथ शांति से पढ़ा रहे हैं। मास्टर जी, आपने इस जगह की रूह बदल दी। पहले यहाँ सन्नाटा था, अब यहाँ ज्ञान की गूंज है। जहां आत्मसम्मान लौट आए, वहां जीवन फिर से मुस्कुराने लगता है। गांव, सरपंच और कुछ ग्रामीण आपस में बात कर रहे हैं। अरे, सुना है मास्टर दीननाथ ने वृद्धाश्रम में बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया है। हाँ जी, अखबार में छपी है खबर। एक वृद्धाश्रम बना गुरुकुल। कौन कहता है बूढ़े लोग बेकार होते हैं? अब तो लगता है हमें ही माफी मांगनी चाहिए। अमित ये खबर पढ़ रहा है। नीरा चुपचाप खड़ी है। पापा, आपने फिर से हमें जीत लिया। नीरा, ये वही पापा हैं जिन्हें हमने समस्या समझकर भेज दिया था। देखो, अब वो समाज के लिए समाधान बन गए हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी ताकत रखेंगे। मुझे लगता था वो सिर्फ एक बोझ हैं, पर मैं गलत थी। अब देर हो गई है क्या? नहीं, अगर मन से माफी मांगो तो देर कभी नहीं होती। दीननाथ अपनी डायरी के साथ वृद्धाश्रम में बैठे हैं। तभी एक पोस्टमैन एक लिफाफा देता है। मेरे प्यारे दादाजी, आपके बिना घर बहुत सुना है। आपकी कहानियाँ, आपकी आवाज और आपका प्यार बहुत याद आता है। मम्मी पापा को अब समझ आ गया है कि आपने क्या खोया और क्या पाया। आपको घर बुलाने की हिम्मत शायद हम में नहीं, पर अगर आप चाहें तो क्या वापस आ जाएंगे? आपकी प्यारी पोती
पूजा। दीननाथ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शायद अब मेरी पुकार सुनी गई है। एक रात दीननाथ खांसते हैं, माथा गर्म है। कुछ बुजुर्ग उन्हें सहारा देते हैं। डॉक्टर बुलाया है, मास्टर जी को बुखार है, उम्र भी अब साथ नहीं दे रही। दादाजी, आप ठीक हो जाइए, हमें अभी बहुत कुछ सीखना है आपसे। दीननाथ मुस्कुराते हैं, पर थकावट साफ झलकती है। गांव में पंचायत बुलाई गई है। सरपंच मंच पर हैं, अमित और नीरा भी मौजूद हैं। आज हम सब ने एक भूल की। हमने अपने गांव के रत्न को उपेक्षित किया, लेकिन अब जब उन्होंने देश भर में नाम किया, हम उन्हें सम्मान सहित वापस बुलाना चाहते हैं। पूरे गांव की भीड़ वृद्धाश्रम पहुंचती है। दीननाथ बाहर आते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, माफ कर दीजिए। नीरा आंसू पोंछते हुए, हम नहीं समझ पाए कि आप अकेले नहीं, हमारे आधार हैं। अगर तुम सच में समझ गए हो तो यही मेरी जीत है। दीननाथ गांव लौट आए हैं। उसी आंगन में चारपाई पर बैठे हैं और सामने बच्चे पढ़ रहे हैं। पूजा पास बैठी है। बेटा, ये जीवन 2 बार नहीं मिलता। पहली बार जब मिलता है हमें समझ नहीं आता, और दूसरी बार जब हम समझते हैं तो वक्त नहीं बचता। पर मैं सौभाग्यशाली हूं कि दोनों बार जी पाया। ये पूजा हंसती है और किताब खोलती है। अब मैं आपकी शिष्या बनूंगी। एक बूढ़े की पुकार सिर्फ एक आवाज नहीं, एक चेतावनी है कि जब घर में बुजुर्गों की बातें थम जाती हैं, तब वहां जीवन नहीं, सिर्फ दीवारें रह जाती हैं। सम्मान दीजिए, स्नेह दीजिए, क्योंकि जो आज हैं वही कल आप होंगे। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने माता पिता और बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपनी पुकार किसी बुजुर्ग की अनसुनी की है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।